इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन बाय सेल। वर्क डन भी कह सकते हैं इसे, और ये भी कह सकते हैं इट इज द एनर्जी गिवन बाय द सेल। किस काम के लिए? फॉर द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज once round the circuit including the cell itself। जहां से चला, हम मानकर चलते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से चला 1 कूलम चार्ज, पूरे सर्किट में फ्लो किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्किट में क्या लगा हुआ है और किस कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्किट में 1 कूलम चार्ज को पूरा सर्कुलेट किया इस सेल ने, और जितना वर्क करना पड़ा वही वर्क क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल हो गया। अब यहाँ छोटी छोटी सी दो बातें और निकल कर आएंगी। पहली बात आपको याद रखनी है कि ईएमएफ एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है एंड इट एक्ट्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। डायरेक्शन है, वेक्टर नहीं है लेकिन डायरेक्शन है। और कहाँ इसकी डायरेक्शन? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। उल्टा सा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, कभी तो जी पॉजिटिव से नेगेटिव बताओ, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव बताओ, हमें यूं समझ ना आता, बताओ क्या आप? इट इज ईएमएफ ऑफ सेल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। टोटल वर्क डन पूरे सर्किट में चार्ज को सर्कुलेट कराने के लिए जो किया 1 कूलम के लिए, वो है ईएमएफ। अब ईएमएफ के बाद एक छोटा सा हम और क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है टर्मिनल वोल्टेज। अब ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है? सिंपल सी बात है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज चला 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज चला सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इस पूरे सर्किट में होते हुए सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचा। इस काम के लिए सेल ने जितनी एनर्जी खर्च की, जितना वर्क किया, वो वर्क कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। सेल के अंदर भी तो चार्ज चल रहा है। सेल के अंदर जो चार्ज को चलाने के लिए जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी खुद इस सेल को, उसे हमने नहीं लिया। केवल किस एनर्जी को लिया है? जो एनर्जी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक लगी, ये टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी भी है जो 1 कूलम चार्ज को या किसी भी चार्ज को खुद सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी वर्क करना पड़ेगा। इसे हम कहेंगे पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल। ठीक है, तो पहले ये दोनों डेफिनेशंस आप लिख लीजिए। टर्मिनल वोल्टेज लिख रहे हैं, द वर्क डन फॉर द वर्क डन और द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल फॉर द फ्लो ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 कूलम, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल to the negative terminal of the cell through external circuit is called terminal voltage of the cell. Its unit is joule per coulomb or volt, represented by capital V. Next लिखते हैं potential fall inside the cell, amount of work done for the flow of unit positive charge, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 कूलम, from negative terminal of cell to the positive terminal of cell through interior of the cell is called potential fall inside the cell. Its unit is joule per coulomb or volt, represented by small v. Relation between EMF and terminal voltage.
ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन जो बहुत काम का है, बहुत आगे यूज होगा ये। लेट कैपिटल W be the वर्क डन। वर्क डन भी नहीं, मैं इसे लिखूं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज Q नॉट, फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज Q नॉट once round the circuit ये वो वर्क हो गया जिसमें खुद सेल के अंदर से भी फ्लो करना इन्वॉल्व है। चार्ज का सेल के अंदर से फ्लो करना भी इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं W डैश बी द वर्क डन बाय द सेल। किस काम के लिए? फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज Q नॉट, कहां से कहां तक? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल of the cell to the negative terminal of the cell। कहां कहां से? थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, एंड स्मॉल w लिख लिया मैंने इसको। स्मॉल w बी द, पूरा सब लिखूंगा क्या? वर्क डन फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज Q नॉट फ्रॉम, इस बार क्या आ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। कहां? थ्रू इंटीरियर ऑफ द सेल। समझ आए? 3 वर्क हो गए यहां पर। 1 कूलम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज चला और इस पूरे सर्किट में इंक्लूडिंग द सेल फ्लो कर गया। तो सेल ने एनर्जी खर्च की, सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ी कितनी? W। और इस W टोटल एनर्जी के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट वो जो इस सेल को खर्च करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को या Q नॉट चार्ज को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक एक्सटीरियर सर्किट के थ्रू चलाने में, और कुछ पार्ट इसे खर्च करना पड़ा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक सेल के अंदर से चलाने के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हैं? अब आप क्या लिखेंगे? अब आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू W डैश प्लस स्मॉल w टोटल वर्क डन। दिस वर्क इंक्लूड वर्क डन इन एक्सटर्नल सर्किट एंड द वर्क डन थ्रू द इंटीरियर ऑफ द सेल। ये कौन सा वर्क है? वर्क डन फॉर द एक्सटर्नल सर्किट ओनली। और ये कौन सा है? इंटीरियर। ठीक है, तो ये तो हमने चार्ज Q नोट के लिए लिखा था। देन वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इसे Q नोट से डिवाइड कर देंगे पूरे को ही। अच्छा, ये क्या चीज है W वर्क डन पर यूनिट चार्ज? ये क्या है? हम्म? कौन? नहीं, वर्क डन, टोटल वर्क डन फॉर द फ्लो ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। वापस पॉजिटिव से पॉजिटिव लाने के लिए थ्रू आउट द सर्किट, जिसमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट दोनों के दोनों। तो ये क्या है? इट इज ईएमएफ।
तो इट इज ईएमएफ। स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर, लेकिन कभी कभी कैपिटल ई भी लिखा होता है, डजंट मैटर। ये क्या है? ये वर्क डन है केवल एक्सटर्नल सर्किट वाला पर यूनिट चार्ज। तो इसे हम क्या लिखेंगे बोलो? टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल वी। और ये क्या चीज है? स्मॉल वी। क्यों सब्स्टिट्यूट कर दिया? क्योंकि अब ये सारे के सारे वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, पर यूनिट चार्ज है सारे के सारे वर्क डन। ओके। if I is the current through the cell, ये इस सेल के थ्रू करंट चल रही है कितनी? I। भले ही एक्सटर्नल सर्किट में वो एक जगह, दो जगह, तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई हो, लेकिन सेल के अंदर तो आकर इकट्ठी हो जानी I। ठीक है। और सेल का इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर होता है, हमें इसे रिप्रेजेंट करना चाहिए कुछ ऐसे कि ये निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करना चाहिए कुछ ऐसे, जो कि सेल के अपने अंदर का रेजिस्टेंस है। अब ये समझ लीजिए कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई। तो इस स्मॉल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा? हाँ जी, small r is the resistance, there is current I through this resistance, so what is the potential difference across this internal? सिंपल सी बात है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है स्मॉल आर। इस स्मॉल आर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट चल रही है कितनी? आई। तो इस खुद इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सिंपल सी बात है, इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई इंटू स्मॉल आर। आई इंटू स्मॉल आर पोटेंशियल हो गया है। भले ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ऐसा रेजिस्टेंस है, वैसा रेजिस्टेंस है, क्या फर्क पड़ता है उससे? रेजिस्टेंस है और करंट फ्लो कर रही है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? आई आर। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये जो पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल है, इसे आप क्या लिख सकते हो? आई इंटू स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो अब आपके लिए क्या बना? E इक्वल्स V प्लस I इंटू स्मॉल आर। करेक्ट। और यहां से हम इक्वेशन जो काम के लिए यूज करते हैं वो होता है V इक्वल्स E माइनस आई आर, या अक्सर इसे लिखा जाता है V इक्वल्स E माइनस आई आर। E इज द EMF। ये रिलेशन हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज और EMF के बीच। इस रिलेशन से एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू EMF से, अब आगे का आप बताओ। इक्वेशन बनी V इक्वल्स E माइनस आई आर। अब यहां तीन कंडीशंस अराइज होती हैं, तीन अलग अलग कंडीशंस यहां निकल कर आती हैं। फर्स्ट कंडीशन निकल आती है ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ सेल। सेल के डिस्चार्ज होते टाइम क्या होगा? ये आपका सेल है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज का मतलब सेल से आप करंट ले रहे हैं, सेल से आप वर्क ले रहे हैं, करंट तो कभी देता ही नहीं है सेल। सेल की एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन आउटसाइड द सेल from positive terminal to negative terminal, inside the cell the direction of current is from negative terminal to positive terminal। याद रखिएगा, when cell is being used, when cell is getting discharged, the current through external circuit is from positive terminal of cell to the negative terminal of cell, and the current through inside the cell, the current inside the cell is from negative terminal to positive terminal। ठीक है।
यहां हमारे दो कंडीशंस है, देखो दिस इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। यहां आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। तो आई आप लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां आप देखिए V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आई भी आपका पॉजिटिव है, आर तो है ही पॉजिटिव, आर तो कभी निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, आर कभी निगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप क्या कहेंगे, V लेस देन ई। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल। कभी भी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल नहीं हो सकता अगर आप सेल यूज कर रहे हैं तो। सेकेंड कंडीशन क्या आती है, सेकेंड कंडीशन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। जब आप सेल चार्ज कर रहे हैं तब कंडीशन क्या बनती है, तब कंडीशन बनती है ईएमएफ आपका एक्ट कर रहा है कहां, निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन जब आपने सोर्स कोई बाहर से जोड़ा हुआ है तब आपकी करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। करंट की डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ। जब आप सेल को चार्ज कर रहे हैं, जब आपने अपने मोबाइल को चार्जर पे लगा रखा है, उस टाइम की कंडीशन है ये। तो यहां आप क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू व्हाट, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। और यहां आप अब करंट को लेंगे, करंट इज कंसिडर्ड निगेटिव। हालांकि इसका कोई मीनिंग ये नहीं है कि करंट उल्टी, करंट निगेटिव कभी पॉसिबल ही नहीं है तो करंट है, लेकिन डायरेक्शन है क्योंकि इसमें तो हम इसे निगेटिव ले लेंगे। और तब आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, मतलब आपका V ग्रेटर देन E हो जाएगा। जब आप सेल चार्ज कर रहे हैं, किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तब उसका टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के या सेल के ईएमएफ से लार्जर रहेगा। थर्ड कंडीशन क्या करते हैं, क्या है थर्ड कंडीशन, बहुत ही पर्टिकुलर कंडीशन है, इफ आई इक्वल 0। आपने सेल को लगाया हुआ है सर्किट में, सारे कनेक्शंस आपके प्रॉपर हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन करंट आपके नहीं चल रही सेल में। किस वजह से नहीं चल रही, कुछ भी रीजन रहे हो, सेल में करंट नहीं चल रही, आपके सेल के थ्रू करंट नहीं चल रही, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा बताओ, V इज इक्वल टू ई हो जाएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट की वैल्यू 0 इंटू स्मॉल r, V इक्वल्स E। Terminal voltage of cell is equals to its EMF when current is not drawn from the cell. There is no current through the cell. और हम कहेंगे, इस कंडीशन को कहेंगे नो करंट थ्रू द सेल। सेल के थ्रू करंट नहीं है, अगर भले ही सेल कनेक्शन लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ ठीक है, लेकिन फिर भी किसी कारण से कुछ कंडीशंस ऐसी बन रही कि सेल के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब उस कंडीशन में सेल का टर्मिनल उसके ईएमएफ के इक्वल होगा। और यही एक मेथड है जिस मेथड से आप ईएमएफ मेजर करेंगे किसी भी सेल का। सेल को सर्किट में लगाना है, कंडीशंस ऐसी बना देनी है कि सेल से करंट फ्लो ना करे, तब जो भी उसका टर्मिनल वोल्टेज आप मेजर करेंगे वही उसका ईएमएफ है। समझे बात, एक इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ सेल, और इसे आप लिख सकते हैं, और सेल इज बीइंग यूज्ड। जब आप सेल को यूज कर रहे हैं, सेल की एनर्जी, इस फॉर्मूले पर बेस्ड कई सारे ग्राफ एग्जाम में आ चुके हैं। 2 दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आ जाता है
न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ग्राफ भी आ जाता है। तो इसे थोड़ा सा हम और एक्सपेंड कर रहे हैं फॉर्मूले को। ये सेल है, एक्चुअली तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना चाहिए ऐसे इसके अंदर, लेकिन ऐसे नहीं बनाया जाता। इंटरनल रेजिस्टेंस शो करने का तरीका है क्या, ये सेल पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव वाली टर्मिनल के साथ में एक आर बना दिया जाता है इसी के साथ, जिसे लिख देते हैं स्मॉल आर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस पूरे को एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर रख देते हैं, सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। लेकिन अगर ये आपका बॉक्स नहीं भी बना हुआ है तो भी समझ लीजिए ये स्मॉल आर क्या है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और कुल मिलाकर के हमने एक सर्किट से जोड़ा, जिस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस सारे सीरीज पैरेलल ये सब मिलाने के बाद था कितना, कैपिटल आर। और इस सर्किट में करंट स्टैब्लिश हो गई है कितनी, आई। करंट स्टैब्लिश हो गई आई। क्या लिख रही हो एलिस, क्या लिख रही हो? लिखने के लिए टाइम मिलेगा क्या? या पीछे वाला कुछ छूट गया, ये अभी ये छूट गया था क्या? करो, पूरा करो इसे। सेल हमने बनाया, कैपिटल ई सेल का ईएमएफ, स्मॉल आर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे सेल के अंदर ना बनाकर सेल के बाहर बनाया जाता है निगेटिव टर्मिनल के साथ में। स्मॉल आर लिख दिया गया है यहाँ पर। और कभी कभार ये डॉटेड बॉक्स भी बना देते हैं। अगर ये डॉटेड बॉक्स नहीं भी बना हुआ तो भी स्मॉल आर लिखते ही समझ लीजिए क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। इसे आपने सर्किट से कनेक्ट किया, कैपिटल आर जिसका ओवरऑल रेजिस्टेंस है, करंट स्टैब्लिश हो गई आई। तो फिर आई क्या क्या कितना होगा आई की वैल्यू, आई ईएमएफ जो कि ड्राइव कर रहा है इस करंट को। ईएमएफ का क्या है, ईएमएफ वो कॉज है जो सर्किट में करंट आई ड्राइव कर रहा है, चला रहा है करंट में, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, चाहे ये कुछ भी सर्किट है लेकिन इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस ये रहा। ठीक है, अब इसमें से हम कई सारे ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ तो सिंपल है, हमने लिखा था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, है ना। और पहला ग्राफ बनेगा इसका V और I का ग्राफ। V और I का ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, V इज इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई। इसे आप कंपेयर कर लीजिए किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y एक्सिस पर ले लीजिए वोल्टेज, x एक्सिस पर ले लीजिए करंट। तो क्या ग्राफ बनने वाला है, दिस इज द ग्राफ। यहां आपने y एक्सिस पर वोल्टेज लिया है, x एक्सिस पर आपने करंट लिया है। तो जो इसका y इंटरसेप्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट दिट रिप्रेजेंट ईएमएफ। और देखिए ध्यान से, स्लोप कितना आ रहा है, माइनस आर स्लोप आ रहा है। तो यानी कि m माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस एम इज इक्वल टू आर। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप क्या है, स्मॉल आर रेजिस्टेंस। इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं।
या तो ग्राफ बनाने के लिए आपको कहा जाता है या ग्राफ आपको दिया जाता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ लिखी होती हैं, आपसे पूछा जाता है बताओ ईएमएफ कितना है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। सिंपल सी बात है, जितना वाई इंटरसेप्ट है, जहां वाई एक्सिस को कट कर रहा है वही ईएमएफ है। सिंपली ये देखो ना, जब करंट जीरो है, जब करंट जीरो है तो वॉट एवर बी द वोल्टेज इक्वल्स टू ईएमएफ। और निगेटिव स्लोप का निगेटिव निकाल लो, इसमें से कहीं आपको कुछ वैल्यूज दी जाएंगी, स्लोप निकाल लो, स्लोप का निगेटिव हो जाएगा कितना, स्लोप का निगेटिव हो जाएगा कितना, आर। पहला ग्राफ तो ये हुआ। नेक्स्ट ग्राफ इसी में हम बनाते हैं, E इक्वल्स सॉरी V इक्वल्स E माइनस आई आर। और करंट कितनी है, करंट कितनी है, ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर। अब इन दोनों में से अगर आप E कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर आपका कैपिटल आर 0 ओम है तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा बताओ जरा। अगर ये बिल्कुल 0 हो जाए तो आर अपॉन आर भी 1 हो जाएगा और V की वैल्यू 0। लेकिन अगर आपका R की वैल्यू इंफिनिटी है, इंफिनिटी ओम है, तो फिर V की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि R इंफिनिटी होने पर ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा और V इज इक्वल टू E। R इंफिनिटी होने का मतलब ओपन सर्किट, R इंफिनिटी होने का मीनिंग सर्किट इज ओपन। अब आप V और कैपिटल R में बना सकते हैं एक ग्राफ, V और कैपिटल R में बना सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज V और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R। देखिए, जब R आपका 0 है तो V भी कितना है, 0। जब आपका R इंफिनिटी है तो V बढ़कर कितना हो गया, E। ये आपका ग्राफ बना जहां की V की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, E के इक्वल है। I की वैल्यू कितनी है, करंट I इक्वल्स E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर कैपिटल R आपका 0 हो तो फिर I की वैल्यू कितनी बनेगी, E बाय R। अगर R की वैल्यू आपकी इंफिनिटी हो जाए तो फिर I की वैल्यू कितनी बनेगी, बोलो कितनी बनेगी, 0। तो अब आप यहां I और कैपिटल R का एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। Y एक्सिस पर आप I ले लें, X एक्सिस पर कैपिटल R ले लें। कैपिटल R क्या है, कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। तो जब आपका R 0 है, R 0 है तो I की वैल्यू कितनी है, ये रही I की वैल्यू कितनी, E बाय स्मॉल r। और जैसे जैसे आपका R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी करंट, जैसे जैसे R इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा करंट का आपकी 0 की तरफ बढ़ेगी। ये आपका ग्राफ हो गया। मिलाएंगे नहीं इसे एक्स एक्सिस के साथ में, क्योंकि इंफिनिटी पर जाकर के मिलेगा ये। ड्रॉ कीजिए। एक ग्राफ इसमें और आ चुका है एग्जाम में, E वर्सेस कैपिटल R। कैपिटल E और कैपिटल R का ग्राफ कोई आइडिया दे सकता है क्या होगा ये। E इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल। सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट है किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या करंट। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, करंट आप ड्रॉ कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ईएमएफ और कैपिटल आर, ईएमएफ और कैपिटल आर का ग्राफ बनाओगे, स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द रेजिस्टेंस एक्सिस। अगर रेजिस्टेंस आपने यहां ले लिया, ईएमएफ यहां ले लिया तो सीधी स्ट्रेट लाइन है।
इसी तरह अगर आप ईएमएफ और करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो चाहे आप सेल से करंट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सेल को। सेल का ईएमएफ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टर्मिनल वोल्टेज तो घटेगा करंट के साथ साथ, लेकिन ईएमएफ नहीं घटेगा। ईएमएफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। आप सेल को यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने अलमारी बंद करके रखा है, कहाँ रख रखा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईएमएफ कांस्टेंट रहता है, इससे कुछ नहीं बदलता। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए ये भी ग्राफ।